जय हिंद। आज हम लोग प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको जीएस वाले सेगमेंट में हिस्ट्री मिलेगी, और हिस्ट्री में प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री आज हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो आते हैं एग्ज़ाम में, उसके बाद उनके आंसर से ये लेक्चर शुरू करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन आप बताइए कि इतने बड़े मौर्य साम्राज्य का जो शासन था वो कितने वर्षों तक चला, इसका संस्थापक कौन था, इस वंश का अंतिम राजा कौन था। मतलब मौर्य वंश की स्थापना किसने की और इस वंश का अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या करके ब्राह्मण वंश आया। पहला क्वेश्चन मेरा ऑप्शन रहेगा 135 साल, 137 साल, 145 साल, 155 साल। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि ब्राह्मणों को पहली बार जो कर मुक्त भूमि देने का कार्यक्रम किस राजवंश ने शुरू किया। फिर से सुनिए, ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि देने का कार्यक्रम किस राजवंश ने शुरू किया। किसे बौद्धों का संहारक कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन है मेरा। किसे बौद्धों का क्या कहते हैं, संहारक करते हैं, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। मेरा चौथा क्वेश्चन आपसे ये है कि वह कौन सा राजवंश था जिसके बाद सातवाहन राजवंशों का उदय हुआ। मेरा पांचवा सवाल है कि किस राजवंश में राजाओं के नाम माताओं के नाम पर होते थे। हाल ही में मदर्स डे बीता है तो एक रिलेवेंट क्वेश्चन है, किस राजवंश में राजाओं के नाम उनकी मम्मियों के नाम पे होते थे। ठीक है, हालांकि भारत में आदिवासी समाज में इसका प्रचलन है, लेकिन हमारे राजवंश में प्राचीन इतिहास में एक राजवंश ऐसा रहा जिसके दर्जनों राजाओं का नाम उनकी माताओं के नाम पर था। हमारा अगला सवाल है कि किस राजवंश ने जो करेंसी चलाई थी, मुद्राएं जो चलाई थी, वो सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा के अलावा वो शीशे का भी सिक्का चलाए थे। भारत के राजवंशों में केवल एक राजवंश ऐसा था जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे, और ये बताइए किस राजवंश का देन था। पतंजलि के माध्यम से किसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ये बताइए। अगला क्वेश्चन मेरा है कि सातवाहनों की राजधानी क्या थी, मगध थी या कन्नौज थी या दिल्ली थी या महाराष्ट्र थी। मेरा अगला सवाल आपसे है कि ये बताइए कि प्राचीन इतिहास में जो है किस वंश के राजाओं ने के दरबार में हाल और गुढ़ाढ्य नामक 2 दरबारी कवि रहते थे। हाल की गाथा सप्तशती और गुढ़ाढ्य की बृहद कथा मंजरी, ये 2 लेख मशहूर हैं। ये कई बार सवाल पूछा है ना, तो पिछले साल के क्वेश्चन उठा के देखिए इसका उत्तर क्या होगा। मित्रों, इस तमाम प्रश्नों के उत्तर इन वीडियो में मिल जाएंगे आपको। तो बिना देर किए हुए चलिए अपना पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और दिमाग को भी साथ में रखिएगा, और चलिए बेहतरीन एक सेगमेंट को करने शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री। इसका मतलब इसका हुआ कि प्राचीन इतिहास जो हमारे एंशिएंट टाइम में हुआ था। इसमें जो मेन हेडिंग है वो है ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण साम्राज्य, और इसे किस वंश के नाम से जानते हैं, शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी जो है उसका जो प्रमुख राजा था वो पुष्यमित्र शुंग था, जिसने जो किसी मौर्य अंतिम राजा मौर्य वंश का जो बृहद्रथ था, इसका ये सामंत था। जैसे दरबार में किसी राजा का मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, इसका प्रधानमंत्री लगभग था ये, और इसने इसकी मौके देख करके इसकी हत्या कर डाली और मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग वंश या ब्राह्मण वंश की नींव रखी। इसने हिंद वंश शासक मिनांडर को भी हराया। तो मिनांडर से जुड़ी हुई घटना यह है कि मिलिंद पन्नु नामक रचना किसने लिखी है, मिनांडर ने लिखी है। किसने इसको हराया था, तो आपका उत्तर होगा किस तरह से हराया था, पुष्यमित्र शुंगा ने। अगला क्वेश्चन है कि किसने पतंजलि के माध्यम से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वंश का संस्थापक था। वो भगवान विष्णु की पूजा करता था।
लेकिन बौद्धों से उसे बड़ी घृणा थी। उसने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि अगर ये बौद्ध दिखाई दें तो इनका गला काट के जो लाएगा, हर गले के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं मैं इनाम दूंगा। अब लोगों ने अपना चाकू और तलवार और हसिया और जो कुछ भी काटने वाली चीज़ होती लेकर के पीछे पड़ गए बौद्धों के। बौद्ध जान बचा के भागे, लंक लगा लिए जिसे कहते हैं। लंक लगा के भारत से कहाँ भागे? श्रीलंका, वर्मा, कंबोडिया, वियतनाम, ताइवान, चाइना, जापान, भूटान, इन देशों में भाग गए और जो मिले उनका गला काटा गया। इसे बौद्ध संहारक भी कहा जाता है। किसे? पुष्यमित्र शुंगा को। ब्राह्मण वंश का बहुत ही कट्टर अनुयायी था, लेकिन बौद्ध साम्राज्य का विध्वंसक था। इसने कई स्तूपों को भी तोड़वाया। जो बौद्ध डायनेस्टी में वृक्ष थे पवित्र, उनको कटवा करके फेंकवा दिया। ये था पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है 2 अश्वमेध इसने कराए थे। पतंजलि, जिन्हें योग के संस्थापक के रूप में जानते हैं, योग के जनक कहते हैं, योग के जनक बाबा रामदेव, इन्हीं का नाम लेते हैं। उनकी ब्रांडिंग भी इन्हीं के नाम से, पतंजलि के नाम से टूथपेस्ट, पतंजलि के नाम से मसाला, पतंजलि के नाम से च्यवनप्राश। तो ये वही पतंजलि हैं जो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे और जिनकी मदद से उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ कैसा होता? अश्व मतलब होता है घोड़ा, मेध मतलब होता है क्या? बलि चढ़ाना। तो जब घोड़े की बलि चढ़ा दी जाती थी अश्वमेध यज्ञ कहते थे। इस पे रोक लगी थी भगवान रामचंद्र के समय में। भगवान रामचंद्र के समय में जब वो दिग्विजयी राजा हो गए तो उनके गुरु ने कहा कि ऐसा करो कि अश्वमेध यज्ञ करो। घोड़ा छोड़ा गया। घोड़ा जब लौट कर आया, लवकुश की कहानी तो आपको याद ही होगी। घोड़ा जब लौट कर आया तो उसकी बलि चढ़ाने की बात हुई तो भगवान राम ने कहा कि इस बेजुबान जानवर का क्या कसूर है, आप इसे क्यों काटना चाहते हैं? तो बोले राम जी, अगर इसे नहीं काटेंगे तो जनता विद्रोह कर देगी। तो भगवान राम ने कहा कोई तो उपाय होगा। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा हाँ, इसका एक उपाय है। सोने का घोड़ा अगर बलि चढ़ा दिया जाए तो जनता नहीं नाराज हो जाएगी। तो उस घोड़े को न मार करके सोना इकट्ठा किया गया, सोने को गला के घोड़ा बना, उसे अग्नि में डाला गया, तब जा करके भगवान राम ने इस तरह से एक घोड़े की जान बचाई थी। ये अश्वमेध यज्ञ है। आगे कह रहा है कि भरौत स्तूप का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था? तो ये पुष्यमित्र शुंगा, और ये मध्य प्रदेश में है भरौत का स्तूप, ये एमपी में है। और इसका निर्माण किसके समय हुआ था? पुष्यमित्र शुंगा के समय। लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वो देवभूति, यानी शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति। और 73 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या वासुदेव द्वारा कर दी गई। देवभूति की हत्या वासुदेव द्वारा कर दी गई और इसने मगध पर अब जो है शुंग वंश की जगह कौन सा नया वंश आया? कण्व डायनेस्टी। तो कण्व वंश आता है। कण्व वंश की नींव रखी गई है 60 ईसा पूर्व में। नहीं, कण्व वंश की नींव रखी गई। इस वंश का जो संस्थापक था ये कौन था? सुशर्मा था। और सुशर्मा की हत्या किसने की बच्चों? किल्ड बाई शिमुक। और शिमुक जो है 60 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है मगध के, और इसने सातवाहन वंश की नींव रखी। स से सातवाहन और श से शिमुक। ये ऐसा होमोफोन्स टाइप का लगता है तो इसे याद कर लीजिएगा। सातवाहन वंश की नींव शिमुक ने रखी। इसने राजधानी अपनी मगध की जगह प्रतिष्ठान बनाए जो गोदावरी नदी के किनारे औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इनकी राजधानी यानी सातवाहनों की राजधानी अब कहाँ हो गई थी? प्रतिष्ठान हो गई थी। पहले इनकी राजधानी मगध यानी बिहार थी, इससे पहले। अब राजधानी कहाँ हो गई? प्रतिष्ठान हो गई औरंगाबाद में। और इस वंश के जो राजा हुए उनका नाम था शिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी सातकर्णी सातकर्णी, और पुत्र पुत्र शब्द भी प्रयोग हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पे माताओं के नाम पर बच्चों के नाम होते थे। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वह कौन सा राजवंश था जिसमें माताओं के नाम पर बच्चों के नाम होते थे, वो कौन सा वंश था? वो था सातवाहन वंश। यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमी सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र कुलमावी, ठीक है, और सिमुक, ये सब नाम जो है सातवाहन वंश के नाम थे। और सातवाहनों के बारे में एक बात बहुत खास है कि दुनिया में सबने सिक्का चलाया होगा, चांदी का, सोना का, तांबा का, पीतल का, लेकिन सातवाहनों ने शीशे का सिक्का चलाया था। और ये शीशा कहाँ से आता था? रोम से आता था। रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी है। रोम किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा है। फिर से सुनिएगा, रोम किसका कैपिटल है? इटली का कैपिटल है। और इटली जो है
इटली किसका ननिहाल है? राहुल गांधी का ननिहाल है। सोनिया गांधी का क्या है? मैका है। जब मन करता है झोला उठाते हैं चले जाते हैं हमारे राहुल गांधी जी अपने ननिहाल घूमने। ठीक है, आप भी चले जाइएगा गर्मी में छुट्टी के बाद। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ कराए थे। तो सातकर्णी ने भी यहाँ पे 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराए। सातकर्णी के दरबार में दो कवि रहते थे, एक का नाम था हाल और दूसरे का नाम था गुढ़ाढ्य। ये दोनों कवि थे और हाल की रचना गाथा सप्तशती और गुढ़ाढ्य की रचना बृहद कथा मंजरी बड़ी मशहूर है। ये दोनों पुस्तकें बहुत मशहूर हैं। सातवाहनों ने चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन, कांसा आदि की मुद्राएं चलाई। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना सीसा, क्योंकि शीशे का आपने शीशे का दर्पण देखा होगा, लेकिन शीशे की करेंसी आपको केवल यहीं देखने को मिलेगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे मैं अभी गोले में घेरा हूँ। दे यूज टू ब्रिंग लेड फ्रॉम रोम। मैंने कहा कि वो शीशे कहाँ से मंगाते थे सिक्का बनाने के लिए? रोम। रोम किसका कैपिटल है? इटली का कैपिटल। इसका इटली किसका ननिहाल है? राहुल गांधी का ननिहाल है। और वो अभी जो है राहुल गांधी जी हमारे जो बहुत ही एलिजिबल बैचलर इनको कहते हैं, उम्र 50 से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इस महान देश में इन लोगों को अभी भी क्या कहते हैं, सबसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर, मतलब कि लगभग 5 साल बूढ़ा होने में बाकी है लेकिन एलिजिबल बैचलर हैं। खैर इस देश की महिमा अपार है। कह रहे हैं कि आगे ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा सातवाहनों के काल में शुरू हुई। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्राह्मण लोगों को बिना टैक्स वाली ज़मीन किसने देना शुरू किया? तो सातवाहनों ने। राजकीय भाषा इनकी प्राकृत थी। आप जाने ये प्राचीन भाषा है, जैसे संस्कृत है ना, उसी से बनी हुई है। तो प्राकृत इनकी भाषा थी और ये जो लिखते थे उनकी लिपि थी वो क्या थी? ब्राह्मी। ठीक है। और आपको पता है कि मौर्यों के समय में, अशोक के समय में ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेयिक और ग्रीक चारों लिपियां देखने को मिलती है सम्राट अशोक के समय में। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक समाज की झलक मिलती है, यानी माताओं का इसमें नाम से बना है। ग्रामीण प्रशासन गौल्मिक देखती थी, गांव का प्रशासन गौल्मिक देखती थी। कई बार पूछा हुआ है। जब आप यहाँ के अनुच्छेद 40 की बात करेंगे और जब आप बात करेंगे ग्राम पंचायत का या ग्रामीण रूरल पॉलिटी की बात करेंगे, तो आपको इतिहास में पूछेगा कि कौन सा राजवंश था जहाँ पे ग्रामीण प्रशासन की, तो आपके पास रेफरेंस देने के लिए है कि गौल्मिक नामक संस्था जो देखती थी, और गौल्मिक के पास सेनाएं रखने का अधिकार था। और उसके पास क्या क्या सेना थी? रथ थे 9 हाथी थे, घोड़े थे 25 और पैदल 45 थे। तो कुल मिलाकर के उसके पास इतना सेटअप हुआ करता था जो गांव का पूरा एडमिन देखता था। कार्ले का चैत्य और अजंता एलोरा की गुफाएं इसकी प्रमुख हैं। कार्ले का चैत्य का निर्माण किसके समय में हुआ था? सातवाहनों के समय में हुआ था। अजंता एलोरा की गुफाएं भी उस समय बनाई गई थी। इम्पोर्टेंट लाइन है कि इसने उत्तर भारत से, यानी सातवाहन वंश जो है, चूंकि सातवाहन वंश कहाँ पर है? सातवाहन वंश जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने का काम किया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, क्योंकि आप लोकेशन देख रहे हैं, प्रतिष्ठान है, गोदावरी नदी के किनारे है, औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र का। तो ये बेसिकली उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने का काम किया किसने? सातवाहनों ने। तो इस तरह से हमने बहुत ही संक्षिप्त समय में प्राचीन इतिहास में मौर्यों के बाद जो ब्राह्मण साम्राज्य हुआ, शुंग वंश हुआ, कर्ण वंश हुआ और सातवाहन वंश हुआ। ब्राह्मण साम्राज्य, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश, इसको हमने अच्छे से पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कम समय में समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इसे न केवल इसका लाभ अपने उठाएं, बल्कि इस निःशुल्क ऐसी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने साथ तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में बांट दें। मैं जान रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशन पीसीएस के और लेखपाल के एकदम सर पे आ गए हैं। आपकी तैयारियां जोर शोर से चल रही होंगी, करंट अफेयर भी साथ में चल रहा है। अभी जैसे ही परीक्षाएँ 15-20 दिन रह जाएंगी, 10-15 दिन, वैसे ही आपके लिए मैराथन क्लासेस हर विषय का यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके चेक करते रहिए, और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल दबाया होगा तो आपको सूचना भी मिल जाएगी। आपको इतिहास का मैराथन मिलने वाला है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। भूगोल का मिलने वाला है, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, संविधान, राज्य व्यवस्था और प्रशासन का मिलने वाला है।
इसके अलावा आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी बहुत शानदार तरीके से मिलेगा, अर्थव्यवस्था मिलेगा। इस तरह की चीज़ें आपको मैराथन के रूप में मिलेंगी। परीक्षा में जाने से पहले उससे अच्छे से एक दो बार देख लेंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा परीक्षा देने में। चलिए, अपना ख्याल रखिए, जी लगा के पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। बेटा सब चला लो।